नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केंद्र के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि एक बिहारी सब पर भारी। वैसे तो इस कहावत को यहाँ के टॉप क्लास आईएएस, आईआईटी और आईआईएम ग्रेजुएट सच साबित करके दिखाते हैं, लेकिन इतना टैलेंट होने के बावजूद इस स्टेट में कोई भी अच्छी इंडस्ट्री आना क्यों नहीं चाहती। वैसे तो सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार एक लैंड लॉक एरिया है, जहां पोर्ट ना होने की वजह से मेजर इंडस्ट्रीज स्टेट से दूर भागती है। लेकिन क्या नीतीश कुमार का ये बयान पूरी तरीके से सच को बयां करता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे और भी कई सारे स्टेट हैं जो कि लैंड लॉक होने के बावजूद कंपनी इसकी पहली पसंद बने हुए हैं। तो आखिर क्या है असली सच्चाई बिहार में मेजर इंडस्ट्रीज के ना होने का? तो चलिए आइए डिटेल में जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्रीज के पास पोर्ट मौजूद होना उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें उन्हें एक बेहतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलती है, जिसके जरिए ये आसानी से मरीन रूट्स को एक्सेस करके हर तरह के मटेरियल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम खर्चों में कर सकते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत कंपनीज आजकल उन इलाकों में भी अपनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना पसंद कर रही है जहां पर कोसों कोसों दूर तक पोर्ट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को ही ले लें। राजस्थान सरसों, राई, बाजरा और ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वहीं दूध व मसालों का इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट उत्पादक है। साथ ही यहाँ अलग अलग तरह से 40,000 से भी ज्यादा, जिनमें टेक्सटाइल, सीमेंट और ऑटो जैसे कई सारे उद्योग भी शामिल हैं। वही दोस्तों, अब हरियाणा की बात करें तो ये राज्य सालों से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है और आईआईटी के फील्ड में भी इसमें काफी तेजी से ग्रो किया है। और दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें पंजाब की, तो गेहूं का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन यहाँ आईआईटीज कंपनीज लेदर वर्क, सेमीकंडक्टर और स्पोर्टिंग गुड्स जैसे सेक्टर भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि बिहार में कंपनियां इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां पर पोर्ट नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। पर दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बिहार हमेशा से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन से इतना दूर नहीं था, बल्कि कुछ दशक पहले तो ये मेजर इंडस्ट्री हब हुआ करता था। असल में बिहार फर्टाइल लैंड से रिच है और यहाँ धान व गेहूं की खेती बहुत ही बड़ी संख्या में की जाती है। इसके अलावा बिहार की शाही इलायची, मखाना और अमरूद जैसे कई सारे फ्रूट्स देश से लेकर विदेशों में काफी फेमस है, जिसकी सप्लाई पहले काफी बड़े लेवल पर की जाती थी। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के समय पटनायक मेजर ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी उभरा था और आजादी के बाद जहां देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन लगभग ना के बराबर था, वहीं बिहार और वेस्ट बंगाल पूरे देश के इंडस्ट्रियल स्पॉट बने हुए थे। एक्चुअली बिहार के अंदर काफी बड़ी मात्रा में मिनरल्स मौजूद थे, इसलिए कंपनीज इन माइंस के करीब ही लोकेट होना चाहती थी, ताकि रॉ मटेरियल्स या मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में उन्हें ज्यादा समय और पैसे खर्च ना करने पड़े। अब दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ बिहार की तरफ ही जा रही थी, तो इसलिए उस समय के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 1992 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लेकर आए और माल ढोने में लगने वाले खर्च पर सब्सिडी देने लगे। अब जाहिर सी बात है कि सब्सिडी पाने के बाद कंपनीज को रॉ मटेरियल या मिनरल्स के लिए बिहार जैसे बाकी के माइंस वाले स्टेट्स का रुख करने की जरूरत नहीं थी और इंडस्ट्रीज पूरे देश में कहीं पर भी इस्टेब्लिश की जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 40-50 सालों में बहुत से ऐसे स्टेट या शहर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है जो डेवलपमेंट के मामले में पहले काफी पीछे हुआ करते थे। लेकिन फिर सवाल तो यही उठता है कि आखिर बिहार में ये बदलाव क्यों देखने को नहीं मिला। असल में दोस्तों, इसके पीछे कई सारे मेजर रीजंस हैं, जिनमें पहला है अनअवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट लैंड। दोस्तों, किसी भी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए जमीन के एक बड़े टुकड़े की जरूरत होती है, लेकिन इस जमीन को बिहार में हासिल करना कंपनीज के लिए लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, जिसकी वजह से बिहार के 56% से भी ज्यादा जमीन पर खेती होती है। वहीं दोस्तों, इस स्टेट के लगभग 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहती है और यही वजह है कि जमीनों को हासिल करने में दो मेजर प्रॉब्लम्स आती है। पहली ये है कि यहाँ के लोग खेती पर निर्भर रहते हैं और फिर अपनी जमीन किसी भी हाल में अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि यही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ आमतौर पर लोगों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए एक बड़ा एरिया चाहिए।
ऐसे में अगर कोई कंपनीज यहाँ जमीन लेना चाहे तो उसे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों से बात करके जमीन बेचने के लिए एग्री कराना पड़ेगा। अब अगर गवर्नमेंट भी किसी कंपनी को जमीन देना चाहे तो उसके लिए भी ये बहुत उलझा हुआ और मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ 5 हेक्टेयर जमीन पाने के लिए लगभग 20 से 30 अलग अलग लोगों से बात करनी पड़ सकती है। यानी कि बिहार के लोगों से उनकी जमीन लेना एक बहुत बड़ा टाइम टेकन प्रोसेस बन सकता है और इसमें कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। दोस्तों, बिहार में इंडस्ट्रीज के एंटर ना होने का इकोनॉमिक्स जो सेकंड रीजन देते हैं वो है बैड बिजनेस हिस्ट्री। दोस्तों, बिहार कुछ साल पहले तक चीनी और चावल का बहुत बड़ा उत्पादक था, लेकिन आज के टाइम में बिहार में जहां 3000 राइस मिल हुआ करते थे उनमें से 2000 राइस मिल तो बंद हो चुके हैं। और दोस्तों, कुछ इसी तरीके से 33 शुगर मिल्स भी हुआ करते थे, उसमें से 18 पर ताला लग चुके हैं। और यही वजह है कि 1960 में देश का 40% शुगर अकेला बिहार प्रोड्यूस करता था, जो कि अब घटकर सिर्फ 2% रह गया है। दोस्तों, अब इन राइस मिल के बंद होने के पीछे की वजह तो करोड़ों का घोटाला और इनलीगल वसूली थी। वहीं चीनी मिल्स गवर्नमेंट के जबरन कब्जे की वजह से बंद हो गई। एग्जाम्पल के लिए 1952 में कई किसानों ने अपनी जमीन एक प्राइवेट कंपनी को दे दी, जिसके बाद से वरीसलीगंज चीनी मिल स्टेब्लिश हुआ था। 1976 के चीनी के रिकॉर्ड प्रोडक्शन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मिल को गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया था। लेकिन 1977 में बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन ने इस मिल को अपने कब्जे में ले लिया और इसे अगले 16 सालों तक बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से चलाया, जिसकी वजह से आखिरकार 1993 में इसे बंद कर दिया गया। इसके अलावा 1974 में सहरसा के बैजनाथपुर गांव में पेपर मिल की भी शुरुआत हुई थी, जिसका गोल डेली 5 टन पेपर बनाने का था, लेकिन फंड की कमी की वजह से ये मिल भी 1987 में बंद हो गई। वही दोस्तों, ये फैक्ट्री 50 एकड़ जमीन पर बनी थी, जहां पहले गरीब किसान खेती करके अपना पेट भरते थे। यानी कि उनके हाथ से जमीन भी गई और मिल भी नहीं रही। और साथ ही साथ बिहार वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट और केमिकल्स बनाने के लिए भी काफी फेमस था, लेकिन धीरे धीरे इन सभी इंडस्ट्रीज पर ग्रहण लगता चला गया और बिहार ने अपनी खराब व्यवस्था की वजह से अपने इन अनमोल रत्नों को खो दिया। तो वही दोस्तों, जो नंबर 3 प्रॉब्लम निकल कर आती है वो है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अब दोस्तों, बिहार सरकार इंडस्ट्रीज को इनवाइट करने के लिए कई सारे नए नए पॉलिसीज तो बनाती है, लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो कंपनी को निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। वही दोस्तों, नीतीश कुमार भी आए दिन डेवलपमेंट के लिए नए नए स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे कि कुछ समय पहले यहाँ पर कई नई सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई, साथ ही एथेनॉल के प्लांट भी लगाए गए। अब गवर्नमेंट को अपने इन सभी प्रयासों से उनको कितनी सफलता मिलती है ये तो आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। वैसे दोस्तों, बिहार में इंडस्ट्रीज ना जाने के पीछे आपको क्या कारण समझ में आता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हमारे चैनल में नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो हमारे चैनल में जब तक के लिए बने रहे। जय हिंद दोस्तों।